So today we are here to learn about some accelerations and reason. As yesterday also I have told also what is acceleration, what are reasons. But yesterday we have not discussed the accelerations and reasons based on our economics, based on our commerce. I have told you about the journal things which can be used in your logical reasoning or reasoning section in your any competitive exams. But as I had promised you yesterday that today I will provide you the questions based on the case studies or sorry based on accelerations and reasons of economics. So today I will going to tell you certain questions which are related to economics, and this is the topic of the chapters which we have done. Means today we will do the solutions and reasons of those questions to those topic which we had already done. Nothing is new in this which we had already done. So without wasting our time, let's start with our lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपके दो रीजंस दो क्वेश्चन दिए होंगे या दो सिचुएशंस दी होगी. ए वन हमारा उसका एसोलेशन होगा, बी उसका रीजन होगा. आप मुझे बताइएगा कि एसोलेशन उसका करेक्ट है, रीजन उसका करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या दोनों गलत है, ए राइट है या बी उसका करेक्ट रॉन्ग है. पहले आप रीडिंग करो. उन्हीं चैप्टरों का जो मैंने करवा रखे 4 चैप्टरों में से ही है. रीड करो क्या है, फर्स्ट को रीडिंग करो. ईशा आप करो. वेट, फुल स्टॉप के बाद रुक जाया करो. इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स. इंडिया हमारी एक्सपोर्टर बन गई प्राइमरी प्रोडक्ट की एंड इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड. और हमारी जो फिनिश गुड्स है ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था, 1 या सेकंड में शायद. ये आपका कि जब हमारी इंडिया बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ द फिनिश एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन. जितने कैपिटल गुड्स थे वो ब्रिटेन में बना करते थे. ये एसरेशन है, ये फैक्ट है. अब इसका रीजन देखो क्या, बोल पढ़ो. इंडिया फॉरेन ट्रेड. एक मिनट. तो ये हमारा इसका रीजन है रिस्ट्रिक्टिव. वी कैन से दैट द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. इंडिया की फॉरेन ट्रेड पे बहुत गहरा असर पड़ा था. किस चीज का असर पड़ा था? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज का, मतलब जो ट्रेड पॉलिसीज जो स्ट्रिक्ट ट्रेड पॉलिसीज है उनका, और जो ट्रेड एंड टैरिफ्स थे जो रेस्क्यू किए गए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, वो एडवर्सली अफेक्ट किया था इंडियन फॉरेन ट्रेड को. पहले कॉपी में आप इसको पूरा तो अभी लिखो मत बिकॉज यू डोंट हैव द इनफ टाइम. सो अब आप मुझे इसका बताओ आपके अकॉर्डिंग ए ठीक है या बी ठीक है? क्या ठीक है? दोनों करेक्ट है. उसका एसोलेशन उसका रीजन है, रीजन उसका एसोलेशन है कि नहीं? करेक्ट रीजन नहीं है. अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? नहीं, क्या रीजन क्या होना चाहिए? ये सही नहीं है, सही क्या होना चाहिए? यू रेक्टिफाइड. आप ठीक कर दो. पहले मुझे ये बता दो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसमें? बोलो. उन्होंने टैरिफ पॉलिसीज बनाई थी. और किसके फायदे के लिए बनाई थी? इसका दोनों रीजन ठीक है बच्चा. एसरेशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और वही उसका करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. मैं आपको लिखवाती हूँ. पहले लिखो एसरेशन, ए लिखो. पहले लिखो फर्स्ट एसरेशन एंड रीजन सेट. अपने नोटबुक में लिखो फर्स्ट एसरेशन एंड रीजन सेट. फिर मैं इतना बड़ा नहीं, मैं छोटा लिखवाऊंगी अपने अकॉर्डिंग. ए लिखो.
एसरेशन लिखो और उसके बाद लिखो आप इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, बस इतना लिख लो। इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, सिर्फ इतना लिख लो। फिर इसका रीजन लिखो, strict policies strict policies was was given to the products of India was given to the products of India by Britishers, by Britishers। अब इसमें इसका ऑप्शन सेकंड का मतलब नहीं समझोगे, इसका रीजन यही था कि हमारी जो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज है वो ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हमारे ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट की थी, लगाई थी। तो इसमें लॉन्ग क्या है, सही तो है, एसरेशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। आप इसका आंसर लिखो, बोथ ई एंड आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट and R is the correct explanation of A. R is the correct explanation of A। बस लिख लिया ये, चलो अब सेकंड को रीड करो। ओके बच्चा, सेकंड केस स्टडी को, मैं केस स्टडी कहती हूँ, सेकंड सेट को रीड करो। वेट, ब्रिटिशर्स ने हमारे हैंडीक्राफ्ट मार्केट, इंडिजियस हैंडीक्राफ्ट मार्केट इंडिया की को वेस्ट कर दिया था, तबाह कर दिया था, करा था कि नहीं किया था? किया था। रीजन पढ़ो इसका। India was made market for British कहाँ गया, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। इंडिया मार्केट बन गई थी, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे उसको मैन्युफैक्चर करते थे, इंडिया मार्केट बन गई थी उन प्रोडक्ट की, यानी इंडिया को उसे ही लेना पड़ता था। अब बताओ क्या सही है क्या गलत है? मैं बताती हूँ, देखो ब्रिटिशर्स ने इंडिया की हैंडीक्राफ्ट मार्केट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, किया था। सेकंड रीजन का मतलब ये है कि इंडिया वाज मेड मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। इंडियन मार्केट में ब्रिटिशर्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए प्रोडक्ट्स ही बिकने लगे थे, या इंडिया की मार्केट ब्रिटिशर्स मार्केट बन गई थी। इंडियन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स मेड प्रोडक्ट बिकने लगे थे। अब समझ आया? आप बताओ क्या सही है क्या गलत है? वेरी गुड, दोनों सही है और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लिखो, कॉपी में लिखो, एसोलेशन एंड रीजन सेट 2, एसोलेशन एंड रीजन सेट 2, क्योंकि आज मैं ये करवाऊंगी, कल से तो मैं न्यू चैप्टर करवाऊंगी। लिख लो, आपको भी टाइम नहीं लगेगा, अभी तो आपका साथ के साथ हो जाएगा, बाद में सेपरेटली नहीं लिखना पड़ेगा। लिख लिया? फिर लिखो, एसोलेशन लिखो, ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड हैंडीक्राफ्ट मार्केट ऑफ इंडिया, ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड हैंडीक्राफ्ट मार्केट ऑफ इंडिया, और रीजन लिखो, इंडिया इंडियंस वर फोर्स्ड टू परचेज इंडियंस वर फोर्स्ड टू परचेज ब्रिटिशर्स मेड गुड या ब्रिटिशर्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स।
तो इसका आंसर लिख लो, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. R is the correct explanation of A. हो जाए तो बता देना। चलो नेक्स्ट अपना आप रीड करो, ये वाला ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाला रीड करो। ब्रिटिशर्स के रूल में इंडिया की जो वेल्थ थी, जो पैसा था, पानी की तरह बहा। मैंने आपको हमेशा कहा है कि इंडियंस जो थे दे वर फोर्स टू गिव ऑल ऑफ देयर मनी टू द ब्रिटिशर्स, सारा पैसा अपना ब्रिटिशर्स को देने के लिए वो मजबूर होते थे। दे हैड टू पे ऑल द थिंग्स टू द ब्रिटिशर्स, उन्हें ब्रिटिशर्स को देना ही पड़ता था। कोई ऐसा जमाना था जब हमारी कंट्री सोने की चिड़िया कहलाया करती थी, और उसके बाद से आज तक कभी भी हमारे इंडिया, इवन टुडे, कभी भी हमारी कंट्री संभल नहीं पाई। तो आगे बढ़ो, रीजन पढ़ो इसका। Indians generated large export surplus during the year. इंडिया इंडिया ने उस समय बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग ईयर, एंड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस मतलब जो इंडिया ने उसी दौरान बहुत ज्यादा अपना, जो कह सकते हैं हम, इंडिया ने उस दौरान बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस किया, मतलब इंडिया का उस दौरान बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ। अब मुझे ये बता दो, क्या इंडिया का उस टाइम एक्सपोर्ट हुआ था, ज्यादा हुआ था? हुआ था बच्चा, लेकिन कहा जाता था? इंडिया टू इंडिया टू हाँ, एक्सपोर्ट तो हुआ था, बट उस एक्सपोर्ट का फायदा कुछ इंडिया को नहीं था। मैंने आपको ट्रेडिंग में बताया था कि इंडियंस ने एक्सपोर्ट तो किया था, मतलब जो हमारी कंट्री थी उन्होंने एक्सपोर्ट तो जनरेट किए थे, एक्सपोर्ट तो किया था, लेकिन उस एक्सपोर्ट का फायदा कुछ भी हमारे इंडियंस को नहीं हुआ था। अब मुझे ये बता दो, दोनों क्या बातें सही है? बोथ द थिंग्स आर करेक्ट, बोथ द थिंग्स आर करेक्ट, दोनों ठीक है भाई। एक्सपोर्ट भी उस टाइम पे हुआ था, और जो ब्रिटिश रूल है वो भी हमारा, जो हमारी ड्रेन ऑफ वेल्थ भी उसी समय हुई थी। लेकिन ये मुझे बताओ, जो उसका एसरेशन है, वो एसरेशन करेक्ट है या रीजन करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है? क्या बात है क्या नहीं, आप बताओ। वेरी गुड। चलो कॉपी में लिखो, एसरेशन एंड रीजन सेट 3, हेडिंग डालो, एसरेशन एंड रीजन सेट 3। फर्स्ट लिखो एसरेशन, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, during British rule, there was a huge drain of Indian wealth. There was a huge drain of Indian wealth. इसका रीजन लिखो, India did a lot of export surplus. India did a lot of export surplus during that time. During that time. इसका आंसर लिखो। अच्छा, आंसर भी लिख लिया इसका। बोथ ए एंड बी आर राइट, बट आर इज नॉट। अच्छा लिख लो, बोथ एस, अच्छा, both assertion and reason are right, but reason is not the correct explanation of assertion. जब लिखो तो बता देना।
ओके बाबू, चलो लेट्स स्लैश अप टू अवर नेक्स्ट, रीड करो आगे। देखो, assertion है, इसका assertion है, during the British colonial rule in India, Britishers built extensively to cover the nation. ब्रिटिशर्स रूल के दौरान ब्रिटिशर्स ने रोड्स बनाई थी, और वो जो उन्होंने रोड्स बनाई थी वो उनका मेन मोटिव था टू कवर द नोशन मतलब अपनी पूरी कंट्री को, पूरे नेशन को कवर अप करना और उसका ह्यूज अमाउंट का डेवलपमेंट करना। क्या ये फैक्ट था कि उन्होंने जो रोड्स बनाई थी वो डेवलपमेंट नेचर हमारी कंट्री का करना चाहते थे? नो, पहली बार एसरेशन रॉन्ग निकला है। वैसे एसरेशन अधिकतर रॉन्ग होते नहीं है, उसका रीजन ये है, जो एसरेशन होते हैं हमारे, वो हमारे ना अधिकतर फैक्ट्स होते हैं, देन फैक्ट्स कभी कभी गलत होते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप इसका रीजन को रीड आउट करो। जो रूल्स बनी थी वो इस मोटिव से बनी थी कि वो आर्मी को मोबिलाइज कर सके ना, आर्मी को ट्रांसफर कर सके, आर्मी का मूवमेंट कर सके। ट्रू और फॉल्स? तो फिर किस लिए बने थे रूल्स? वो अपने प्रोडक्ट को हर पार्ट में पहुंचाना चाहते थे, ये बात। हाँ, ये बात तो ठीक है, बट प्रोडक्ट के साथ साथ ना बच्चा, जो आर्मी के लोग थे, अपनी आर्मी को यहाँ पे भेजना, उनकी आर्मी को यहाँ पे लाना, वो भी वो ट्रांसफर किया करते थे आर्मी को भी। तो इसका ये रीजन करेक्ट है कि उन्होंने जो रूल्स बनाए थे ब्रिटिशर्स का, उनका मेजर मोटिव था आर्मी को मोबिलाइज करना। ये भी बात सही ही है, इसका रीजन करेक्ट है, लेकिन एसरेशन रॉन्ग है। रीजन राइट हो जाएगा और एसरेशन रॉन्ग हो जाएगा, तो आप लिखोगे R is right but A is wrong, या A is wrong but R is right। ठीक है, लिखो एसोसिएशन या रीजन सेट, कौन सा सेट चल रहा है हमारा? लिखो फोर्थ। एसोसिएशन लिखो। ओके, एसोसिएशन लिखो। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स बिल्ड रोड टू कवर द नोशन, या नेशन लिख लो। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स colonial, during the British rule, Britishers built road to cover the ocean। फिर इसका रीजन लिखो। It was built to mobilize army। It was built to mobilize army। Is the turn? इसका आंसर लिखो। Assertion is false, but reason is true। Assertion is false, but reason is true। चलो, let's come to our next। Read करो next को। एक मिनट। हाँ, ये हमारा चीप इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंक्रीज इन द कंट्री। हमारे कंट्री में चीप इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिशर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होने लगा, यानी जो गुड्स ब्रिटिशर्स ने मैन्युफैक्चर करे थे वो चीप यानी सस्ते रेट पे आने लगे थे। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स?
ट्रू। और रीजन रीड करो। उस टाइम का ग्रोथ रेट इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत स्मॉल था, ट्रू या फॉल्स? दोनों ट्रू है। अब मुझे ये बता दो, दोनों तो ट्रू निकल गए, लेकिन रीजन क्या करेक्ट रीजन है एसिलेशन का? सही रीजन है, क्योंकि दोनों इंडस्ट्री से रिलेटेड है। लिखो एसिलेशन एंड रीजन सेट 5। एसिलेशन एंड रीजन सेट 5। और इसमें लिखो, पहला लिखो मतलब एसिलेशन, चीप इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स इंक्रीज इन द कंट्री। Cheap imports of British manufactured goods was increased in the country. और इसका रीजन लिखो, ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज वेरी स्मॉल। ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज वेरी स्मॉल। हो गया? डन। इसका आंसर लिखो, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। बोथ ए एंड आर करेक्ट, and R is the correct explanation of A. And R is the correct explanation of A. लिख लिया? चलो नेक्स्ट सेट रीड करो। ये अभी आपका टॉपिक आया नहीं है वैसे, चलो मैं बता दूंगी। हर साल गवर्नमेंट फिक्स करती है एक टारगेट, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज करना, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का डिसइन्वेस्टमेंट करना। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, राइट, प्रमोट दैट सेक्टर, राइट। हर साल गवर्नमेंट का ये प्लान होता है कि नहीं होता? होता है, ट्रू। रीजन पढ़ो, रीड करो। जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो एक बहुत अच्छा टूल है, जिसके थ्रू आपका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो होता है उसका जो लॉस होता है उसे हटा सकते हो। और खैर पहले आप बताओ, सही है या गलत है? बताओ, इज दैट राइट? हाँ, अच्छा टूल है, क्यों नहीं टूल है, राइट, ट्रू। दिस इज अ करेक्ट टूल, इसीलिए वो तो हमारा इन्वेस्टमेंट लॉस शिफ्ट होते हैं फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा? बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है? ओके बच्चे, समझ गए? लिखो एसरेशन, लिखो एसरेशन एंड रीजन सेट 6। एसरेशन एंड रीजन सेट 6। इसमें लिखो, एवरी ईयर, एवरी ईयर गवर्नमेंट फिक्स टारगेट, गवर्नमेंट फिक्स टारगेट टू disinvest in public sector, to disinvest in public sector। इसका रीजन लिखो, it is an excellent tool, it is an excellent tool to get escape, to get escape from
losses of public sector. From losses of public sector. इसका आंसर लिख लो, both A and R are correct. Both A and R are correct. And R is the correct explanation of A. And R is the correct explanation of A. जब हो जाए तो बता देना. चलो बच्चा, लास्ट फॉर टुडे, लास्ट सेट रीड कर लो, ये वाला ग्लोबलाइजेशन वाला. ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन आप कैन नॉट अचीव. हाँ, ये बात है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी कंट्री में कभी भी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं जनरेट हो सकती. कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी? वेरी गुड. वैसे तो किसी भी चीज पर भी निर्भर ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है किसी भी चीज में से फूड प्रोडक्ट पे ना हो. आई हैड एक्सप्लेन यू कि कम से कम तो बोलते फूड प्रोडक्ट पे तो किसी पे निर्भर ना रहो, वैसे तो सभी पे ही नहीं. ठीक है. तो अब आप मुझे ये बताओ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी कि हम अपनी सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बना ले. क्यों? क्योंकि सब कुछ अगर हम फूड प्रोडक्ट्स लेके, तो सारी ग्लोबलाइजेशन में तो कंपनी एमएनसी होती है, बाहर की कंपनी जो हमारी कंट्री में आके सेटल होती है. तो क्या फायदा इस बात का? तो हम सेल्फ सफिशिएंसी कैसे जनरेट कर सकते हैं? बताओ, ट्रू है फॉल्स? हाँ जी, रीजन पढ़ो. ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद आईटी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ तो है, लेकिन ऊपर बात फूड प्रोडक्शन की चल रही थी, नीचे बात आईटी सेक्टर की आ गई. बात तो दोनों सही कही गई है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या ये जो रीजन है वो एसरेशन का ही रीजन है? इज द रीजन करेक्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है. लिखो एसरेशन एंड रीजन सेट 7. एसरेशन एंड रीजन सेट 7. इसमें लिखो, पहले एसरेशन लिखो. ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, due to globalization, a country cannot achieve a country cannot achieve self sufficiency. Self sufficiency. फुल स्टॉप. अब इसका रीजन लिखो. चलो, सेल्फ सफिशिएंसी फूड प्रोडक्शन लिख दो. सेल्फ सफिशिएंसी है फूड प्रोडक्शन. फिर अब इसका रीजन लिखो. ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड अ रिवॉल्यूशन इन आईटी सेक्टर. Globalization has created an impact in IT sector. इसका आंसर लिख लो. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. But R is not the correct explanation of A. That's all for our today's class. जब लिख लो तो मुझे बता देना. डन बच्चा. अब मेरी बात बताओ, एक बात आप बताओ, अब आपको एसरेशंस और रीजंस में कोई दिक्कत है? सारे आ गए अच्छे से? ऐसे ही होते हैं, बस इसमें टॉपिक चेंज होते रहते हैं, चैप्टर चेंज होते रहते हैं,
बट कॉन्सेप्ट यही होता है, मतलब इनके ऑप्शन 3-4 ही होता है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड आर करेक्ट, आर इज करेक्ट बट ए इज फॉल्स, ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बस ये 4 ही ऑप्शन में चीजें घूमती रहती है, बाकी चाहे कोई भी और दिक्कत हो जाए। ठीक है, वैसे मैं आपको चैप्टर फिनिश होने के बाद आई विल ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशन, या आई विल ट्राई टू डू द एक्सरसाइजेस ऑफ इट। चैप्टर खत्म होने के बाद कोशिश करूंगी इसकी हर चैप्टर के साथ करवा दूं, बट वैसे आपको इसका कोर कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना, बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, देन दैट्स ऑल फॉर अवर टुडेज क्लास। आप क्या करो, आप जो आज का अभी का काम है वो मुझे अभी सेंड करो, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन अवर इकोनॉमिक्स क्लास। टिल देन आप सेंड कर दो बस।